नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ईश्वर का चमत्कार। रजत के जन्म के कुछ समय बाद ही पुष्पा जी और श्याम प्रसाद जी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वे दोनों जयपुर से कानपुर जा रहे थे। भगवान के आशीर्वाद से उस समय रजत उनके साथ नहीं था। रजत अपने नाना नानी के पास ही था। पुष्पा के माता पिता अपनी बेटी और दामाद की मृत्यु के बाद वह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और वह अपने नातिन रजत की परवरिश करने लगे। कुछ सालों के बाद रजत के नाना जी को भी हार्ट अटैक आ गया था। वह भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। अब तो सुषमा जी ने अकेले ही रजत को पाल पोस कर बड़ा किया और अकेले ही उसकी देखभाल करती थी और उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया था कि वह समाज में उठने बैठने के लायक बन जाए। वक्त बीतने लगा। वक्त के साथ साथ रजत को भी एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। अब तो रजत के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे थे। रजत की नानी ने रजत के लिए एक सुंदर सी लड़की मीरा से रजत की शादी कर दी थी। मीरा बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी। मीरा जब से शादी करके ससुराल में आई, रजत की नानी मीरा को खटकती थी। वह रजत की नानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी नानी सही गलत काम के लिए उसे टोक दिया करती थी। यह काम ऐसे नहीं करना है, इस काम को इस तरह से करना है, वह मीरा को बताया करती थी। ऐसा करना मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह मन ही मन अपनी नानी से चिड़ी चिड़ी रहती थी। इसलिए मीरा अपनी नानी सास को वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी। इसलिए वह आए दिन तरह तरह की योजना बनाया करती थी। एक दिन रजत अपनी नानी माँ पर गुस्सा हो जाता है। नानी माँ, आपको कितनी बार कहा है कि मीरा किसी भी चीज को छेड़ा मत करो। आपने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को पानी गिराकर खराब कर दिया है। रजत अपनी 80 वर्षीय नानी सुषमा जी पर बहुत गुस्सा होता है। वह अपनी नानी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर की ओर खींचने लगता है। तभी रजत की पत्नी बोली, अरे रजत, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अपनी नानी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। रजत कहने लगा, अरे मीरा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुम जानती हो तो तुम भी तो माँ बनने वाली हो और तुम्हारी देखभाल के लिए तो कोई चाहिएगा ही। इसलिए हम अभी नानी माँ को वृद्धा आश्रम नहीं छोड़ सकते। मीरा को मनाते हुए रजत कहने लगा। मीरा रजत से कहती है, अच्छा तो यह संभालेगी मेरे बच्चे को? तुम्हें कितनी बार कहा है एक काम वाली बाई लगवा दो, लेकिन तुम्हें तो पैसों की ही पड़ी रहती है। कितना पैसा बचाओगे तुम? मुझे पता है कि पूरा पूरा दिन मैं तुम्हारी नानी के साथ कैसे गुजारती हूँ। तुम्हारी नानी मुझे पूरा दिन कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती है। ऐसा कहते हुए मीरा अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। रजत मीरा को कहता है, अरे मैं समझता हूँ कि तुम मेरी नानी से बहुत ज्यादा परेशान हो, पर तुम भी तो सोचो, नानी माँ घर का सारा काम कर देती है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे मजे कर रही हूँ। मैं थोड़ा ही ना कुछ करती हूँ, सारा काम तो तुम्हारी नानी ही करती है। तभी रजत मीरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे बड़े ही प्यार से समझाता है, अरे नहीं मीरा, मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। रजत उससे और कुछ कह पाता, तभी मीरा ने उसका हाथ झटक कर पीछे कर दिया। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, रहने दो बस। चलो छोड़ो, अब आप ऑफिस चले जाइए। वैसे भी घर में कमाने वाले कम हैं और खाने वाले लोग ज्यादा हैं। मीरा तिरछी नजरों से अपनी नानी सास की ओर देखती हुई कहती है, अच्छा ठीक है मीरा, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और दवाई भी टाइम से ले लेना। ऐसा कहते हुए रजत मुस्कुराता हुआ अपने ऑफिस के लिए चला गया। अपने नाती के मुख से ऐसी बातों को सुनकर नानी की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वह बेचारी करती भी क्या। वह तो हर टाइम घुट घुट कर जी रही थी और उनके पास रहने को मजबूर थी। सुषमा जी के साथ ऐसा व्यवहार लगभग रोज होता था।
और रजत के घर से जाने के बाद मीरा उनके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आती थी कि बस पूछो ही मत। ऐसा लगता था जैसे मीरा की सुषमा जी के साथ जन्मों जन्मों की दुश्मनी थी, जिसका वह बदला इस जन्म में ले रही थी। रजत को घर से निकलते थोड़ा ही समय हुआ था तो मीरा ने आवाज लगाई, अरे ओ बुढ़िया, खाना नहीं बनाओगी क्या? तो सुषमा जी लाठी को टेकते हुए बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से बाहर आई और कहने लगी, अभी बनाती हूँ बेटा। इस उम्र में उनसे ठीक से काम भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वह हर संभव प्रयास किया करती थी जिससे उसकी नाती बहू खुश हो जाए। लेकिन मीरा तो खुश रहने वालों में से थी ही नहीं। नानी कुछ भी कर ले, लेकिन मीरा तो गुस्सा ही रहती थी और अपनी नानी पर भड़कती ही रहती थी। मीरा की अचानक से तेज आवाज से नानी कांपने लगती है। मीरा ने कहा, खाना बना कि नहीं? तो सुषमा जी कांपते हुए होठों से बोली, हाँ बहू, अभी ले आती हूँ। सुषमा जी रसोई में जाती हुई मीरा से बोली और लड़खड़ाती हुई रसोई घर से खाना लेकर आ गई। मीरा ने जैसे ही खाने की प्लेट को देखा तो जोर जोर से बोली, यह कैसा खाना बनाया है आपने? मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर इतना बेकार खाना बनाती हैं ताकि दोबारा से आपको कोई खाना बनाने के लिए ना कहे। सुषमा जी कहने लगी, लेकिन बहू, यह खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। फिर मीरा बोली, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती, मुझे तो नहीं खाया जाएगा। ले जाइए इस खाने को, मुझे तो अब भूख ही नहीं रही। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, थोड़ी देर में मेरी सहेलियां घर आ रही हैं। उनके सामने कोई नया नाटक शुरू मत कर देना, और जब तक सारा नाश्ता तैयार ना हो जाए तब तक बैठ मत जाना। मेरी सहेलियों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाने की तैयारी करो। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है और मीरा की सहेलियां आ जाती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या मेहमान आए हैं? कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो, कुछ चाय पानी लेकर आओ। मीरा अपनी नानी पर चिल्लाते हुए कहती है। मीरा की एक सहेली कहने लगी, अरे यार, आजकल के नौकर भी ना पता नहीं कैसे हो गए हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा प्यार से बात कर ले तो यह सर पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में सुषमा जी पानी लेकर आई तो उनका पैर एक कुर्सी से टकरा गया और उनके हाथ से पानी की ट्रे नीचे गिर गई। सुषमा जी ने जैसे तैसे खुद को तो संभाल लिया, लेकिन सारे कांच के गिलास टूट गए। ऐसा होते ही मीरा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मीरा तो नानी सास पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपको पता भी है यह क्या किया आपने? कितने महंगे गिलास थे और तुमने तोड़ दिए हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? यह तो तुमने पानी फैलाया है, इसको जल्दी से साफ करो और मेरी सहेलियों के लिए जल्दी से पकोड़े बनाकर ले आओ। मीरा तो अपनी नानी से नई नई फरमाइश करती जा रही थी और बेचारी सुषमा जी की हालत बहुत खराब हो रही थी। काम करते करते थक चुकी थी। शाम के समय मीरा बोली, अरे अब तुम सब चली जाओ, रजत के आने का समय हो गया है, थोड़े दिन बाद फिर हम मिलते हैं। ऐसा कहकर मीरा अपनी सारी सहेलियों को भेज देती है। तभी मीरा के पति दिमाग में खुरापाती दिमाग में कोई नई चाल आ रही थी। वह जल्दी से सुषमा जी के पास आ गई और बोली, नानी, आपको मेरी वजह से कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ता है, अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। तो सुषमा जी कहने लगी, लेकिन बेटा, रजत के आने का समय हो गया है, उसके लिए भी तो खाना बनाना है। मीरा कहने लगी सहानुभूति का नाटक करते हुए, अरे नहीं नहीं नानी, आपको भी तो आराम की जरूरत है। और नानी का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले गई। लेकिन सुषमा जी आराम नहीं कर पा रही थी। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि अचानक से बहू का व्यवहार इतना कैसे बदल गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बाहर से रोने की आवाज आने लगी। रोने की आवाज को सुनकर सुषमा जी हैरान हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन रो रहा है। सुषमा जी अपनी लाठी को टेकती हुई बाहर आई तो देखा कि रजत गुस्से से तिलमिला रहा था और आग बबूला होता हुआ उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। रजत को इतना गुस्से में देखते ही सुषमा जी समझ गई थी कि मीरा ने जरूर रजत को
कुछ ना कुछ कहा है और यह मीरा की ही चाल है। आज तो यह गुस्सा मुझ पर ही फूटने वाला है। यह सोचकर सुषमा जी जैसे ही पीछे मुड़ने लगी, रजत ने आवाज लगाई और अपनी नानी से कहने लगा, अरे नानी, यह आपने क्या किया है? आपको मालूम भी है कि मीरा माँ बनने वाली है, फिर भी आपने उससे काम करवाया है। मीरा का नहीं तो कम से कम आप मेरे बच्चे के बारे में ही सोच लेती। सुषमा जी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रजत ने तो उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। यह देखकर सुषमा जी रोने लगी। रजत कहने लगा, अरे नानी, नाटक तो ऐसे कर रही हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। यह देखो मीरा का हाथ कितना जल गया है, उसे कितनी चोट आई है। आप सारा काम उसी से करवा रही हैं। उसकी हालत जानते हुए भी आप सारा काम उसी से करवाती हैं। सुषमा जी यह देखकर हैरान थी। मीरा के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन मीरा रोने का नाटक कर रही थी और सोच रही थी कि जब तक इस बुढ़िया को वृद्धा आश्रम न भिजवा दूं, मैं भी चैन से बैठने वालों में से नहीं हूँ। तभी सुषमा जी ने कहा, माफ कर दो बेटा मुझे, मेरी कमजोरी के कारण मुझसे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए अभी अभी ही आराम करने गई थी। अरे यार, आप आराम करने गई थी? अरे आराम करना क्या जरूरी था? कहीं आप मर तो नहीं गई थी? आगे से अगर आपने ऐसी लापरवाही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कहते हुए रजत पैरों को पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। पैरों को पटकता हुआ अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में जब मीरा कमरे में आई तो रजत कहने लगा, अरे मीरा, तुम तो समझदार हो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? अगर नानी माँ ने तुमसे काम करने के लिए कह भी दिया था तो तुम्हें काम करने से मना कर देना चाहिए था। काम करने की जरूरत ही क्या थी? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो ऐसे में कुछ हो जाता। नानी माँ तो बुजुर्ग है, हमें तो उनकी बात माननी ही चाहिए। मीरा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर रजत कहता है, अरे मीरा, तुम इतनी समझदार हो और तुम इतनी अच्छी हो, तभी तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो। मीरा पर प्यार लुटाता हुआ रजत बोला और मीरा को दोबारा से कहते हुए बोला, अगर नानी तुम्हें दोबारा से काम करने को कहे तो तुम मना कर देना। तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम बचेगा मैं उसको आकर कर लिया करूँगा। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने कहा, ठीक है, चलिए अब आप हाथ मुँह धो लीजिए, आपको भूख भी तो लग गई होगी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रजत ने कहा, अरे नहीं मीरा, तुम्हारे हाथ में तो पट्टी बंधी हुई है, तुम खाना कैसे लगाओगी? नानी को आवाज लगा दो, वही खाना लगा देंगी। ठीक है, मैं अभी जाकर उनको कहती हूँ। यह कहते हुए मीरा नानी के कमरे की तरफ बढ़ी और सोचने लगी, लगता है नानी सास पर तो मेरी चाल का असर ही नहीं हुआ है। नानी किस मिट्टी की बनी है यह बुढ़िया, लेकिन मैं भी कुछ काम कम नहीं हूँ। इन्हीं वृद्धा आश्रम भेजे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। इन्हें वृद्धा आश्रम भेजकर मुझे चैन आएगा। मीरा ने नानी सास को आवाज लगाई, नानी माँ, खाना लगा दो। तो सुषमा जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं अभी खाना लगा दे रही हूँ। रजत ने फिर बोला, अरे जल्दी करो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सुषमा जी के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह और कोई काम कर सके, परंतु फिर भी जैसे तैसे रसोई घर में गई और खाना लगा कर ले आई। जैसे ही रजत ने खाने का पहला निवाला तोड़ा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यह खाना बनाया है नानी माँ? रजत की यह बात सुनकर सुषमा जी हैरान रह गई। उन्होंने खाना चख कर देखा तो खाने में बहुत ज्यादा नमक था और चावल में कंकड़ पड़े हुए थे। सुषमा जी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सारा खाना बनाया था। एक और मीरा का झूठा अपनापन उनके मन में हजारों सवाल खड़े कर रहा था और दूसरी ओर वह रजत के गुस्से से घबरा गई थी। तभी ऊंची आवाज में बोली, अरे बेटा, मैं तो खाना सही बनाया था, पता नहीं यह सब कहाँ कैसे हो गया। सुषमा जी की बात को काटते हुए रजत बोला, बहुत हो गया नानी माँ, आपसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। चलो मीरा,
हम बाहर से खाना खाकर आ जाते हैं। इतना कहकर रजत मीरा का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और दोनों होटल में खाना खाने के लिए चले गए। दोनों ने होटल में स्वादिष्ट खाना खाया और खूब मौज मस्ती भी की। आज तो मीरा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, और होती भी क्यों ना। आज उसके कारण सुषमा जी को इतनी डांट जो पड़ गई थी। सुषमा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। उनका मन अंदर ही अंदर घुट रहा था। रजत और मीरा खाना खाकर चलने लगे तो रजत ने कहा, अरे घर पर तो खाना नहीं है, क्यों ना नानी के लिए भी थोड़ा सा खाना यहीं से पैक करा लेते हैं। नानी माँ क्या खाएगी, तो क्यों ना उनके लिए भी यहीं से कुछ ना कुछ लेकर चलते हैं। मीरा कहने लगी, अरे रजत कैसी बातें करते हो, नानी माँ की उम्र हो गई है, अब क्या इस उम्र में वह ऐसा खाना खाएंगी। यह खाना खाकर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन मीरा, नानी को भी तो भूख लगी होगी। रजत ने कहा। मीरा कहने लगी, अरे घर में कुछ पका कर खा लेंगी। ऐसा कहते हुए रजत मीरा के साथ वापस घर आ गया। घर आकर जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा नहीं खोला गया। रजत ने दोबारा से घंटी बजाई, इस बार भी दरवाजा नहीं खुला। फिर मीरा ने कहा, अरे हमें आने में देर हो गई है ना, इसलिए वह सो गई होंगी। अरे रजत, तुम दूसरी चाबी से दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। रजत ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर वे दोनों अंदर आ गए और कमरे में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद जब सुषमा जी की नींद खुली तो वह अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने रजत के कमरे की तरफ जाकर देखा और देखकर कहने लगी, अच्छा तो यह दोनों घर वापस आ गए हैं। बच्चों को देखकर उन्हें तसल्ली मिल गई थी, लेकिन उनकी आंखें भर आई और वापस अपने कमरे की तरफ लौट गई। सुषमा जी को बहुत भूख लगी थी और वह सोचने लगी कि जब रजत छोटा था और वह भूखा ही सो जाया करता था तो मैं उसे यह कहकर खाने के लिए मना लेती थी कि भूखे पेट सोने से इंसान ताकतवर नहीं बनता है, और जाने क्या क्या करके उसे खाने के लिए मना ही लेती थी और कभी भी बिना खाना खाए सोने नहीं देती थी। लेकिन यहाँ मैं खाना खाऊं या ना खाऊं किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रुके हुए आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। यह सोचते सोचते वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूख के मारे कम वक्त नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद पक्षियों की आवाज होने लगी। मीरा अपने कमरे से बाहर आई, लेकिन कहीं भी सुषमा जी दिखाई नहीं दे रही थी। मीरा ने रसोई घर में जाकर देखा तो वहाँ भी नहीं थी। उसके बाद मीरा अपनी नानी के कमरे में गई। वहाँ देखा तो नानी सो रही थी। मीरा को तो एक और बहाना मिल गया था। उसने चारों तरफ कचरा फेंका और झाड़ू उठाकर साफ करना शुरू कर दिया और रजत के आने का इंतजार करने लगी। मीरा ने जैसे ही देखा कि रजत बाहर आ रहा है और उठ गया है, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। लेकिन नींद में होने के कारण रजत का ध्यान मीरा की तरफ नहीं गया। मीरा जोर जोर से कराहने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मेरी तो कमर में ही दर्द हो गया है झाड़ू लगाते लगाते। यह कहते ही रजत का ध्यान मीरा की तरफ गया। वह हैरानी से पूछने लगा, अरे मीरा, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? नानी माँ कहाँ है? अरे रजत, तुम नानी माँ से कुछ मत कहना, नानी माँ तो सो रही हैं। क्या नानी माँ अभी तक सो रही हैं? रजत ने हैरानी से पूछा। मीरा कहने लगी, अरे हाँ, सोने दीजिए उन्हें, आखिर मैं तो नौकरानी हूँ सारे घर के काम को करने के लिए। अगर कोई काम नहीं करेगा तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। रजत मीरा को कहने लगा, अरे नहीं नहीं मीरा, रहने दो तुम। यह कहते हुए रजत नानी के कमरे में गया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, नानी माँ कहाँ है आप? तभी सुषमा जी हड़बड़ी से नींद से जाग गई। नानी माँ, आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी हालत में मीरा का ध्यान रखा करो, लेकिन यहाँ आप तो सो रही हैं और मीरा झाड़ू लगा रही है। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगी तो आपका इस घर में रहने का फायदा ही क्या है? रजत कहने लगा, नानी, मीरा को भूख लगी होगी, उसके लिए खाना बना दो और मुझे भी ऑफिस जाना है, मेरे लिए भी नाश्ता तैयार कर दो। लेकिन नानी, कल रात जैसे खाना बिल्कुल भी मत बना देना। इतना कहकर रजत अपने कमरे में चला गया और सुषमा जी उसे देखती ही रह गई। समय तो अपने हिसाब से चल रहा था। मीरा के नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे।
अब तो मीरा का 9वां महीना चल रहा था। सुषमा जी मीरा को कहने लगी, अरे बहू, इस समय जरा संभल कर चलना चाहिए। इस समय अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सीढ़ियों पर जरा आराम से चला करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर असर होगा। नानी माँ, मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए बुरा तो मत बोलिए। नानी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी सी इलायची वाली चाय बना कर दे दो और थोड़ी सी पकौड़ी भी बना देना। मीरा की बात को सुनकर नानी मीरा की फरमाइशें पूरी करने में जुट गई और पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में मीरा के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। पकौड़ी बनाते समय सुषमा जी के कानों में मीरा के चिल्लाने की आवाज़ आई तो सुषमा जी गैस को बंद करके मीरा के पास आई और कहने लगी, क्या हुआ बेटा? नानी माँ, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मीरा दर्द से चिल्ला रही थी। सुषमा जी ने रजत को फ़ोन लगाया लेकिन वह फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। सुषमा जी बार बार रजत का नंबर लगा रही थी लेकिन लग ही नहीं रहा था। मीरा दर्द से छटपटा रही थी। रजत यह सोचकर फ़ोन नहीं उठा रहा था कि नानी माँ बेकार ही परेशान कर रही होगी, जो बिना मतलब ही फ़ोन करती रहती है। सुषमा जी ने परेशान होकर फिर से फ़ोन लगाया लेकिन कई बार फ़ोन करने पर भी रजत ने फ़ोन नहीं उठाया। चिंता करते हुए सुषमा जी ने फिर फ़ोन लगाया। इस बार रजत ने फ़ोन उठा लिया और कहने लगा, नानी माँ, मैं ऑफिस में बहुत बिजी रहता हूँ, आप समझती क्यों नहीं हो? सुषमा जी कहने लगी, अरे बेटा, मैं यह कहना चाहती थी कि मीरा क्या करती हो? मीरा के अलावा आपको कुछ कहने को नहीं मिलता क्या? मेरे पास बहुत काम है, दोबारा से मुझे फ़ोन करके परेशान मत कीजिएगा। ऐसा कहते हुए रजत जैसे ही फ़ोन रखने लगा, सुषमा जी बोली, अरे बेटा, मीरा को बहुत दर्द हो रहा है, उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। यह सुनते ही रजत घबरा गया और कहने लगा, नानी, मैं 10 मिनट में पहुंच जाता हूं। रजत ने घर पहुंचकर मीरा को गाड़ी में बैठाया। तभी सुषमा जी मीरा को हिम्मत देते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वह अस्पताल पहुंच गए। सुषमा जी भगवान का स्मरण करते हुए कहने लगी, हे भगवान, अब आप जल्दी से मुझे मेरे बच्चे का चेहरा दिखा दो और सब कुशल मंगल से हो जाए। जच्चा और बच्चा भगवान दोनों को सलामत रखे। ऐसा कहते हुए सुषमा जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी ही देर में जब डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो रजत घबराते हुए उठा। डॉक्टर ने सुषमा जी और रजत को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो आपको तो लड़का हुआ है। यह बात सुनकर सुषमा जी और रजत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। जब डॉक्टर बच्चे को कमरे में लेकर आए तो सुषमा जी बच्चे को देखकर फूली नहीं समा रही थी। सुषमा जी बच्चे को गोद में उठाने लगी तो रजत ने उसे तुरंत उठा लिया और कहने लगा, आप ऐसे कैसे इसे उठा सकती हो? अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया तो? यह सुनते ही सुषमा जी का दिल टूट गया था। आज सुषमा जी के दिल को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। जिस बच्चे के इंतजार में सुषमा जी मीरा के गलत व्यवहार को बर्दाश्त कर रही थी, आज उस बच्चे को उन्होंने सुषमा जी को छूने तक नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चे को घर में आए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक सुषमा जी को बच्चे को गोद में लेने का सुख नहीं मिला था। रजत कहने लगा, नानी माँ सुनो, कल हमने घर में एक पूजा रखी है, हमें अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करना है, तो आप सारी तैयारी समय पर कर देना। नानी माँ पर हक जताते हुए सुषमा जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं सारी तैयारी समय से कर दूंगी। नानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी मीरा ने आवाज लगाई। जैसे ही रजत कमरे में गया तो मीरा कहने लगी, अरे तुम्हें अपने बच्चे की कोई फिक्र है कि नहीं? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि नानी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी नहीं सुनते हो। अरे लेकिन मीरा, आखिर हुआ क्या है? अरे तुम्हारी नानी माँ हमारे बच्चे को छूने के बहाने ढूंढती है। कल को अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अरे मीरा, तुम माँ बनने वाली थी ना, और सारा काम तुम्हें ही करना पड़ता, इसलिए मैं तो नानी को यहाँ रखा हुआ था। अब तो बच्चा भी हमारा 2 महीने का हो गया है। पूजा के बाद अपने आप उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। मीरा कहने लगी, कल क्यों, आज क्यों नहीं छोड़ सकते? रजत कहने लगा, अरे मीरा,
तुम समझती नहीं हो, पूजा में सभी लोग आएंगे तो नानी के बारे में तो पूछेंगे ही, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। एक बार पूजा खत्म हो जाने दो, फिर मैं उनको वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह सुषमा जी पूजा की तैयारी करने लगी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इस घर में उनका आज आखिरी दिन है। घर में सभी मेहमान आने लगे थे। मीरा के घर से भी आ गए थे और पंडित जी भी आ गए थे। जब बच्चे के नामकरण की बारी आई तो सुषमा जी रजत की ओर देखने लगी तो सोचने लगी थी, वह मुझसे पूछने तो आएगा ही कि नानी बच्चे का नाम क्या रखें, परंतु यह भी उनकी एक गलत फहमी थी। बच्चों का नामकरण हो चुका था। नामकरण होने के बाद रजत पंडित जी का आशीर्वाद लेने आया। उसके बाद सुषमा जी के पास आशीर्वाद लेने आया तो रजत ने देखा कि सुषमा जी की आंखों में आंसू थे। तभी दांत भींचते हुए रजत कहने लगा, नानी माँ, आप हम सब लोगों को क्या दिखाना चाहती हैं कि यहाँ आपका हम कोई ध्यान नहीं रखते हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी मीरा बोल पड़ी, मैंने तो पहले ही कहा था, नाटक करती रहती है तुम्हारी नानी, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं थे। शाम को रजत नानी माँ के पास गया और कहने लगा, नानी आपको लेकर कहीं जाना है। सुषमा जी कहने लगी, कहाँ जाना है बेटा? आपसे जितना कहा है बस उतना ही करो, अपने कपड़े उठाओ और चलो मेरे साथ। रजत की बात सुनकर सुषमा जी का कलेजा फटने लगा था। मीरा ने जल्दी जल्दी से सुषमा जी के बैग को भी पैक कर दिया और सुषमा जी के हाथों में थमा दिया। सुषमा जी समझ चुकी थी कि मीरा और रजत के मन में आखिर चल क्या रहा था। वह बिना कोई सवाल किए ही बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गई और चलते समय भगवान से यह दुआ करने लगी कि जो दिन आज उन्हें देखना पड़ रहा है, भगवान करे यह दिन उनके बच्चों को ना देखना पड़े। थोड़ी ही देर में वृद्धाश्रम पहुंच गए। सुषमा जी ने जैसे ही वृद्धाश्रम की ओर देखा तो अंदर तक टूट चुकी थी। रजत बोला, नानी माँ, हमें गलत मत समझना, लेकिन अब हमसे आपकी देखभाल नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने यह फैसला किया है कि आज से आप यहीं रहेंगी। यहाँ आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसा कहते हुए रजत ने अपनी नानी को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और उनके पैर छूकर चला गया। वृद्धाश्रम से निकलते वक्त रजत की आंखों में भी आंसू थे, परंतु फिर भी उसने एक बार भी पलटकर अपनी नानी को नहीं देखा। समय बीतने के साथ साथ मीरा की बदतमीजी अभी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। रजत भी अब तो मीरा के व्यवहार से परेशान हो गया था। रह रह कर वह अपनी नानी को याद कर रहा था। एक दिन उसने मन ही मन सोच लिया कि वह वृद्धाश्रम से नानी को वापस लेकर आ जाएगा और मीरा को बताए बिना ही वृद्ध आश्रम चला गया। वृद्ध आश्रम में जाकर रजत अपनी नानी माँ को ढूंढने लगा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और कहने लगा, अरे बेटा, किसको ढूंढ रहे हो? तो रजत ने रोते हुए कहा, मैं अपनी नानी सुषमा जी को ढूंढ रहा हूँ। रजत ने रोते हुए कहा। उस व्यक्ति ने कहा, अरे बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी है। रजत ने पूछा, क्या मतलब है आपका? तो उस व्यक्ति ने बताया कि सुषमा जी तो इस दुनिया से जा चुकी हैं, वह तो इस दुनिया में ही नहीं रही। यह सुनकर रजत की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति कहने लगा, बेटा, जब तुम उन्हें यहाँ छोड़कर गए थे तो बेचारी बहुत रोए जा रही थी। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। तुम्हें बहुत याद करती थी। तुम लोगों को यहाँ आने के 10 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था। उनकी केवल एक ही आखिरी इच्छा थी, अपने परपोते को गोद में लेने की। उन्होंने अपने परपोते के लिए एक स्वेटर बनाया था और सोचा था कि जब वह उसे गोद में लेंगी तो उसको पहना दूंगी। उस स्वेटर को रजत के हाथ में देकर वह व्यक्ति चला गया। यह सुनकर रजत शांत हो गया। आज उसे एहसास हो गया था कि उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया है। टूटे दिल के साथ विनय की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। रोते रोते वह बस स्टेशन पर जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नानी माँ, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ नानी माँ। अपनी नानी माँ के बने हुए स्वेटर को अपने सीने से लगाकर रोए जा रहा था। आज रजत को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन जब तक उसे एहसास होता बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर चुका था, जिसका प्रायश्चित भी नहीं था। समय बीतने के साथ साथ रजत का बच्चा भी बड़ा हो गया था।
वे दोनों उस दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहते थे, लेकिन मीरा के कारण घर में हर समय झगड़े ही होते रहते थे। रजत को अपनी गलती समझ आ रही थी और वह समझ चुका था कि आखिर गलती किसकी थी। मीरा उसकी नानी पर झूठा इल्जाम लगाती थी, लेकिन अब रजत कर ही क्या सकता था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान तो अपने कर्म को भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलता। भगवान के पास तो इंसान के सभी कर्मों का हिसाब रहता है। वक्त ने करवट बदली और 28 साल के बाद एक बूढ़ी औरत अपने बहू और बेटे के कारण घर के एक कोने में पड़ी भीख मांग रही थी, लेकिन दोनों ने उनका सामान बाहर फेंककर उन्हें घर से निकाल दिया। वह बूढ़ी विधवा औरत कोई और नहीं थी, बल्कि मीरा ही थी। रजत की 6 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। मीरा को समझ आ रहा था कि आज मैं वहाँ खड़ी हूँ जहाँ कल मैंने नानी को खड़ा किया था। मीरा को भी आज एहसास हो गया था कि वह अपने द्वारा किए गए कर्मों को ही भोग रही है। आसमान की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपनी नानी से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए नानी जी। मीरा की आवाज़ गूंज गूंज कर वापस उसी के कानों में आ रही थी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, थोड़े समय के बाद वैसा ही हमें अपनी ज़िंदगी में भोगना पड़ता है। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलते हैं।